नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और वॉर जोन की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। इजराइल के नहारिया पर हिजबुल्लाह के हमले और तेज हो गए हैं। नहारिया पर हिजबुल्लाह ने बरसाए है रॉकेट। आयरन डोम सिस्टम ने गिराए हिज्ब के कई रॉकेट। नागरिकों को शेल्टर्स में जाने की सलाह इजराइल की तरफ से दी गई। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल को निर्जन बनाने का समुद्र मंथन प्लान एक्टिवेट कर दिया है। 14 जुलाई की रात से हिजबुल्लाह इजरायली धरती पर भीषण हमले कर रहा है और यह क्रम 16 जुलाई की रात और 17 जुलाई को भी जारी रहा। लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए भूमध्य सागर में इजराइल की सबसे अहम शक्ति को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले किए। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह की ये हमले सबसे बड़ा संकट है। अगर एक भी हमला सटीक हुआ तो समंदर से इजराइल पर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। आप देखिए क्या है हिजबुल्लाह की रणनीति और इससे इजराइल कैसे वीरान हो सकता है। हिजबुल्लाह ने बिना एटमी हथियारों के इजराइल में सबसे बड़े विनाश की तैयारी कर ली है। विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्सेस ने इस पर कदम भी बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह का प्लान है शक्तिशाली इजराइल की वॉर मशीनरी को ठप कर देना और इसके लिए धरती से लेकर समंदर तक प्लान तैयार किया गया है। हिजबुल्लाह के प्लान का एपिसेंटर है इजराइल का हाइफा और अश्केलोन। उत्तरी इजराइल के इन शहरों से लेकर समंदर तक हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। ये हिजबुल्लाह की इजरायली धरती पर किए गए रॉकेट हमलों की तस्वीरें हैं। बीती रात हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियत मोस्किन पर रॉकेटों की बरसात की। मोस्किन इलाके में हिजबुल्लाह ने एक साथ 20 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। हालांकि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह के सभी रॉकेट हवा में नष्ट कर दिए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई शहरों पर रॉकेटों की बरसात की। बीती रात हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाके के करीब करीब सभी शहरों पर रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह के हमले पूरी रात जारी रहे और सुबह तक किरियत शिमोना में हिजबुल्लाह के कई रॉकेट गिरे। हिजबुल्लाह ने 16 जुलाई की रात पहले घंटे में ही 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बीती रात 150 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इजराइल के मेतुला, शेलूता, शेबा फार्म्स, किरियत शिमोना, किरियत मोस्किन, हाइफा, एश्केलोन सहित कई शहरों को टारगेट बनाया गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 133 रॉकेट इंटरसेप्ट किए हैं और हिज्ब के 17 रॉकेट इजराइल की जमीन पर गिरे हैं। 14 जुलाई के बाद से लगातार इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के विनाश का समुद्री बंदोबस्त कर लिया है। हिजबुल्लाह का प्लान है इजराइल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर मिसाइल हमले करना। बीती रात इजरायली शहरों पर हमले करने के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भूमध्य सागर में भी मिसाइल हमले किए।
इजरायली नेवी ने हिजबुल्लाह के 7 ड्रोन और मिसाइल हमले इंटरसेप्ट किए हैं। हिजबुल्लाह का टारगेट है इजरायल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड। हिजबुल्लाह इन ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले क्यों कर रहा है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। लेकिन पहले यह जानिए कि हिजबुल्लाह ने इजरायल के कौन कौन से ऑयल और गैस फील्ड पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने भूमध्य सागर में बने इजरायल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले किए और इसमें पहला है नोवा 1। यह इजरायल का नेचुरल गैस रिज है। यह गैस रिज इजरायल के तटीय शहर एश्केलोन से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इजरायल यहां पर 1999 से गैस निकासी कर रहा है। हिजबुल्लाह का दूसरा टारगेट बना है मारी बी। यह भी इजरायल का नेचुरल गैस रिज है। इजरायल का यह गैस रिज भूमध्य सागर में नोवा 1 से 15 किलोमीटर आगे है। इस फील्ड में 45 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है। इजरायली पेट्रोलियम मंत्रालय यहां पर 2004 से गैस की निकासी कर रहा है। हिजबुल्लाह का तीसरा टारगेट बना तमार गैस फील्ड। यह भी नेचुरल गैस रिज है और यह रिज इजरायल के हाइफा शहर से 90 किलोमीटर की दूर पर है और यह भूमध्य सागर पर है। यहां भी 1999 से गैस निकासी का काम किया जा रहा है। हिजबुल्लाह का चौथा टारगेट है लेवियाथन गैस फील्ड। यह भी इजरायल का नेचुरल गैस रिज है। यह तमार गैस रिज से पश्चिम में 30 किलोमीटर आगे है। यह 810 बिलियन क्यूबिक मीटर वाला इजरायल का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। और इसके अलावा हिजबुल्लाह रॉकेट फोर्सेस ने कारिश, तापेन और डॉल्फिन ऑयल गैस रिज पर हमले की भी कोशिश की है। इजरायल के गैस और ऑयल रिज एक्रोडाइट नेचुरल फील्ड में बने हुए हैं। ये तीनों रिज साइप्रस के पश्चिम में है और साइप्रस तट से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हिजबुल्लाह के इन हमलों से इजरायल के लिए बेहद गंभीर स्थिति बन गई है। इजरायल चाहकर भी हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा कदम उठाने से बच रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका दौरा 22 जुलाई को है। इजरायल उससे पहले कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहता है, लेकिन ऑयल फील्ड पर हमले करने के बाद स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो गई है। इजरायल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले सटीक हुए तो संकट बहुत गंभीर होने वाला है। इजरायल की पावर कंपनियां नेचुरल गैस पर निर्भर करती हैं। इजरायल के सभी थर्मल पावर प्लांट नेचुरल गैस से चलते हैं। अगर नेचुरल गैस रिज ध्वस्त हुए तो सभी थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। इससे 70% इजरायल की बिजली आपूर्ति ठप हो जाएगी। ब्लू लाइन के नजदीक बनाए ठिकानों से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है और यूएन की सिक्योरिटी टीम के साथ TV9 ब्लू लाइन वॉर जोन के बहुत करीब पहुंचा। हम इस समय मौजूद हैं साउथ लेबनान के इलाके में और ये वो इलाका है जो गोलान हाइट के बिल्कुल ठीक पास है। और इस समय हम यूएन के साथ हैं। यूएन वो अकेली फोर्स है यहाँ पर जो इस पूरे एरिया में यानी लेबनान, साउथ लेबनान और इजराइल के बीच में एक जगह आखिरी पोस्ट पर मेंटेन रहती है ताकि यहाँ पर पीस और यहाँ के लोगों की चीज़ों को का देखभाल कर सके। लेकिन यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि यूएन की फोर्सेस को भी टारगेट किया है। इजरायल में बिजली आपूर्ति ठप होने का मतलब है सभी व्यावसायिक काम ठप हो जाना। ऐसे में इजरायली अर्थव्यवस्था चौपट होने का खतरा मंडराने लगेगा। इजरायल पहले से ही एक बड़े संकट से जूझ रहा है और वो है उसका समुद्री कारोबार ठप हो जाना। इजरायल को इस मोर्चे पर हूती ने बहुत बड़ी चोट दी है। 16 जुलाई को फिर हूती ने इजरायल से प्रतिशोध में लाल सागर को बारूद से धधका दिया। अड़तालीस घंटे में हूती ने लाल सागर में 3 मालवाहक जहाजों पर हमले किए हैं। मालवाहक जहाजों पर समुद्री ड्रोन और कामिकाजे ड्रोन से हमले किए गए हैं। इन हमलों में ऑयल टैंकर बेंटले 1 चियोस लाइन ध्वस्त हो गए हैं। इसके साथ ही इराकी रेजिस्टेंस फोर्स के साथ मिलकर भूमध्य सागर में ओलिविया मालवाहक जहाज को नष्ट कर दिया है।
ये हौती के हमले से ध्वस्त हुए चियोस लाइन जहाज की तस्वीरें हैं जो हौती प्रवक्ता याह्या सारी ने जारी की है। हिजबुल्लाह और हौती ने इजराइल को मिलकर घेर लिया है। हौती के हमलों से इजराइल के हाइफा और इलाद पोर्ट करीब करीब बंद हो चुके हैं। हौती ने लाल सागर से इजराइल का कनेक्शन काट दिया है और अब हिजबुल्लाह भूमध्य सागर में उसके एनर्जी इंफ्रा को नष्ट करना चाहता है। अगर हिजबुल्लाह का प्लान कामयाब रहा तो इजराइल पर समंदर से ज्वालामुखी फटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर फ्रंट लाइन पर रूस यूक्रेन सेना की भिड़ंत। रूसी इन्फेंट्री का यूक्रेनी पोस्ट पर हमला हुआ है। घातक हमले में यूक्रेन के कई जवानों की मौत की खबर। अड़तीस साल पहले सोवियत रूस के चेर्नोबिल शहर, जो कि फिलहाल यूक्रेन का हिस्सा है, वहां पर मौजूद परमाणु प्लांट में विस्फोट हुआ। एटमी प्लांट में धमाके के साथ रेडिएशन फैला और इसने 50 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आज भी चेर्नोबिल रेडिएशन का दंश ये पूरा इलाका झेल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी ही तबाही बीती रात रूस में होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया और इसमें प्लांट की 2 यूनिट जलकर खाक हो गई। दक्षिणी रूस समेत पूरा क्रीमिया ब्लैकआउट हो गया। यकीन मानिए, अगर यह हमला और ज्यादा विध्वंसक होता तो रूस से यूरोप तक रेडिएशन प्रकोप से हाहाकार मच जाता। आखिर कैसे, आप देखिए। ड्रोन मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार। और उसके बाद आसमान में उठता बारूद से सना धुएं का गुबार। तस्वीरों में आगजनी और धुएं से दहल रहा जो प्लांट दिखाई दे रहा है वो यूक्रेन का नहीं बल्कि रूस का है। जिसे यूक्रेनी सेना ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए तहस नहस किया है। वो भी पुख्ता प्लानिंग के साथ। दरअसल यूक्रेनी ब्रिगेड ने दक्षिणी रूस के रोस्टोव प्रांत पर हमला किया। रोस्टोव में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। एटमी प्लांट पर हमले से पहले यूक्रेन ने रूसी डिफेंस को भेदा। रोस्टोव प्रांत में तैनात S-300 और S-400 को तबाह किया। यूक्रेन के इस हमले से क्रेमलिन में खलबली मच गई, क्योंकि यूक्रेन की घातक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन ने रूस के दूसरे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया। आसमानी प्रहार में उसकी इमारत और रिएक्टर को नुकसान पहुंचा। पहली बार इतने विध्वंसक अंदाज में यूक्रेन ने रूस के किसी परमाणु प्लांट पर हमला किया।
अब सवाल यह है कि रूसी प्लांट को दहलाने के लिए ज़ेलेंस्की ने किस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और यूक्रेन के किस कोने से रूस के एटमी प्लांट को टारगेट किया। जंग के 870 दिन के बाद यूक्रेनी सेना के एक हमले से क्यों एटमी विनाश का खतरा मंडराने लगा, कैसे रूस से लेकर यूरोप तक रेडिएशन फैलने का डर सताने लगा। तो आपको बता दें कि बीती रात यूक्रेन ने दक्षिणी रूस के रोस्टोव रीजन पर ATACMS टैक्टिकल मिसाइलों से भीषण हमला किया। दावा इस बात का किया जा रहा है कि मारियोपोल से दागी गई ATACMS मिसाइलों ने रोस्टोव प्रांत के वोल्गोडॉन्स्क इलाके में कहर बरपा के रख दिया। ATACMS मिसाइल ने करीब 323 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए वोल्गोडॉन्स्क में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। यूक्रेन के मिसाइल हमले से वोल्गोडॉन्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 यूनिट में भीषण आगजनी हुई। परमाणु पावर प्लांट से धुएं का गुबार भी आसमान में उठने लग गया। रोस्टोव में ATACMS के जलजले के बाद वोल्गोडॉन्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को फौरन शट डाउन करना पड़ा। जिस तरह यूक्रेन ने पहले रोस्टोव के सुरक्षा कवच को तोड़ा, फिर प्लांट पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने पूरी प्लानिंग के साथ रोस्टोव न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को अंजाम दिया। और जानते हैं इस हमले का रूस ही नहीं बल्कि क्रीमिया तक पर असर पड़ा। रोस्टोव न्यूक्लियर प्लांट बंद होने से बिजली सप्लाई ठप हुई। दक्षिणी रूस और क्रीमिया के कई इलाके ब्लैकआउट हो गए। रोस्टोव पावर प्लांट 1011 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। इस परमाणु संयंत्र में करीब 6 पावर यूनिट का संचालन होता है। रोस्टोव के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि भले ही इस हमले में रोस्टोव पावर प्लांट की 2 यूनिट को ही नुकसान पहुंचा हो, मगर हमले और ज्यादा भयावह होते तो रूसी न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्शन उसकी चपेट में आते। तो यकीन मानिए, परमाणु प्लांट में विस्फोट के साथ रेडिएशन निकलता और वो पूरे रूस को तो अपनी चपेट में लेता ही, इसके साथ साथ यूरोप पर भी रेडिएशन फैलने का खतरा मंडराने लगता। आपको बता दें कि करीब 38 साल पहले यानी 26 अप्रैल 1986 को सोवियत संघ के शहर चेर्नोबिल, जो कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन का हिस्सा है, वहां बने पावर प्लांट में एक विस्फोट हुआ। हालांकि वो एक हादसा था। मगर परमाणु प्लांट में धमाके से 40 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्लांट से निकले रेडिएशन की चपेट में 50 लाख लोग आए। एटमी प्लांट में हादसे के बाद लोग कैंसर जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। आज भी चेर्नोबिल प्लांट से निकले रेडिएशन का दंश झेल रहा है। आज भी वहां लोग तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में अगर रूस के रोस्टोव प्लांट में भीषण धमाका होता, अगर प्लांट में बने रिएक्टर फटते, तो उससे निकला रेडिएशन, लीक हुई हाइड्रोजन गैस चेर्नोबिल से कई गुना ज्यादा तबाही फैला सकती थी और इस तबाही का दायरा रूस से लेकर यूरोप तक भी हो सकता था। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने अमेरिका के ऑर्डर के बाद रोस्टोव परमाणु प्लांट पर हमला किया, वो भी अमेरिकी अटैकम्स टैक्टिकल मिसाइल के जरिए। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले में अटैकम्स के इस्तेमाल पर चुप्पी साध रखी है, मगर इस हमले के बाद क्रेमलिन ने यूक्रेन और अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। भड़के पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में तबाही मचाने का ऑर्डर भी दे दिया, जिसके बाद डोनेट्स्क के कई इलाकों पर भीषण बमबारी की गई। रक्तपात के बाद कई इलाकों पर कब्जा कर रूसी झंडा लहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। लुहांस्क में यूक्रेनी मोर्चे पर रूस के हमले और तेज हो गए। रूस ने ग्रेनेड से बरसाए हैं गाइडेड रॉकेट। यूक्रेन के कई सैन्य उपकरण भी इस हमले में तबाह हुए। युद्ध के मैदान में यूक्रेन के साथ साथ नेटो को बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। 5 नेटो देश यूक्रेन को करीब 60 F-16 लड़ाकू विमान देने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि लड़ाकू विमान यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सके, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और उनकी सेना के पास इन्हें काउंटर करने का प्लान भी तैयार है। रूसी सैनिकों को F-16 ऑफर। सवाल यही है कि आखिर ये F-16 ऑफर क्या है? इसके जरिए रूस नेटो के F-16 प्रोजेक्ट को कैसे फेल करने जा रहा है? युद्ध में नेटो के टैंक लेपर्ड की तबाही। अमेरिका के अब्राम्स टैंक को रूस ने ऐसे नाकाम किया कि उसे युद्ध के मैदान से हटाना पड़ा। इसी तरह रूसी सेना ब्रैडली व्हीकल्स की भी कब्र खोद रही है। कुछ ऐसा ही हाल उन F-16 लड़ाकू विमानों का भी होने वाला है जो यूक्रेन को मिलने वाले हैं। जी हां, रूस ने जिस तरह से लेपर्ड, अब्राम्स जैसे पश्चिमी देशों के हथियारों को खत्म करने के लिए इनाम की घोषणा की थी, उसी तरह F-16 को जलाने के लिए भारी भरकम धनराशि देने का ऐलान कर दिया है। रूस का जो सैनिक सबसे पहले F-16 को तबाह करेगा, उसे 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इनाम देने की यह घोषणा रूस की एक कंपनी ने की है। कंपनी का नाम है फोर्स। यही कंपनी F-16 को उड़ाने वाले पहले सैनिक को न सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए देगी, बल्कि उसका सम्मान भी करेगी। अमेरिका, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड्स, ये वो 5 देश हैं जो यूक्रेन को 60 F-16 लड़ाकू विमान देने जा रहे हैं। ये लड़ाकू विमान युद्ध में न सिर्फ रूस के लिए मुसीबत बन सकते हैं, बल्कि युद्ध को पूरी तरह से बदल भी सकते हैं। ये बात न सिर्फ रूस की सेना जानती है, बल्कि रूस के लोग भी जानते हैं। यही वजह है कि एक कंपनी ने F-16 का खात्मा करने वाले जंगबाज को अवार्ड देने का ऐलान किया है। जंग में यह कोई पहली बार नहीं है जब रूस ने नेटो के हथियार को तबाह करने वाले अपने सैनिकों को इनाम देने को कहा है। इससे पहले रूस ने अब्राम्स और लेपर्ड जैसे पश्चिम के शक्तिशाली टैंकों को खत्म करने के लिए भी अपनी सेना को यही ऑफर दिया था। रूस का यह ऑफर काफी कारगर साबित हुआ था। रूसी सैनिकों ने इन हथियारों को जंग में टिकने नहीं दिया। रूसी सेना ने इन्हें पूरी तरह से तबाह किया। अब ये यूक्रेन की जंग में एक फेल हथियार के तौर पर जाने जाते हैं। इस सफलता के बाद रूस ने यही रणनीति F-16 के खिलाफ भी बनाई है। इसके साथ ही रूस ने अब पश्चिम से आ रहे सभी बड़े और खतरनाक हथियारों को काउंटर करने के लिए अलग अलग प्लान बनाया है। ये वो प्लान है जिससे यूक्रेन और नेटो की राह कठिन हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों की राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव जैक सुलिवन की लिखित चिट्ठी एक सनसनीखेज जानकारी इसके जरिए सामने आई है। अमेरिकी सांसदों ने उन हथियारों की जानकारी मांगी है जो रूस के काउंटर मेजर की वजह से यूक्रेन में नाकाम साबित हुए, और इसके साथ ये चेतावनी दी है कि रूस के कब्जे में आए अमेरिकी हथियारों पर रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद रूस अमेरिका के दुश्मन देशों से हथियारों की कमजोरी साझा कर रहा है। आप देखिए कौन से हैं वो हथियार जिन पर रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनकी कमजोर कड़ी अमेरिकी दुश्मनों तक पहुंचा दी।
रूस को हराने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की मदद भेजी, लेकिन रणनीतिक तौर पर युद्ध में अमेरिका हारता जा रहा है। क्योंकि यूक्रेन को अपने हाईटेक हथियार सप्लाई करने के बाद भी अमेरिका रूस को जंग में आगे बढ़ने से रोक नहीं पाया है। यूक्रेन के पास हथियार चलाने में माहिर सैनिकों की कमी है और इसीलिए अमेरिका के हथियार लगातार रूस के कब्जे में जा रहे हैं। अमेरिका के डेमोक्रेट्स ने इस पर चिंता जताई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद जॉन मोलनार और राजा कृष्ण मूर्ति ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में पूछा गया कि रूस अमेरिकी हथियारों को नाकाम कैसे कर रहा है। रूस ने किस किस देश से अमेरिकी हथियारों की कमजोरी पर रिपोर्ट साझा की है। इस चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन जंग के मैदान से जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक रूस ने अमेरिका के कई हथियारों का तोड़ ढूंढ निकाला है। अमेरिका ने यूक्रेन के जेडैम यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बम, GMLRS यानी गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की सप्लाई घटा दी है। सप्लाई घटाने के पीछे वजह है रूस का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। रूस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से ये हथियार नाकाम कर दिए हैं। इसके अलावा रूस ने अमेरिका के कई हथियारों पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके इनकी कमजोर कड़ी ढूंढ निकाली है। रूस ने अब्राम्स टैंक पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके सिस्टम की कमजोर कड़ी ढूंढ ली है। इसके अलावा अमेरिका के अटैक-एमएस मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम रूस हैक कर चुका है। जर्मनी के लेपर्ड टैंक पर रिवर्स इंजीनियरिंग हो चुकी है। जर्मनी के IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम को रूस नाकाम कर चुका है। इसके साथ ही ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल के वॉरहेड पर रिवर्स इंजीनियरिंग जारी है। ये नेटो देशों की सुरक्षा के अहम हथियार हैं और रूस ने इन सब का डेटाबेस तैयार कर लिया है। अब रिपोर्ट यह है कि रूस इन सभी हथियारों का डेटाबेस अमेरिका के दुश्मन देशों को मुहैया करा रहा है। रूस ने सभी हथियारों की कमजोर कड़ियां चीन के साथ साझा की हैं। इस सौदे के बदले रूस को चीन से हथियार मिल रहे हैं। ताइवान जंग में चीन के लिए अमेरिका के हथियारों की कमजोर कड़ी बहुत कारगर साबित होगी। इसके अलावा क्यूबा, वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया को भी अमेरिका के हथियारों की कमजोरी का डेटाबेस दिया जा रहा है। अमेरिका और नेटो देशों के हथियारों का डेटाबेस लीक होने से पेंटागन की चिंता बढ़ गई है, जबकि रूस के लिए यह बहुत फायदे का सौदा साबित हो रहा है। रूसी प्रयोगशालाओं में तैयार इस डेटाबेस के बदले हर देश रूस को हथियार देने को तैयार है। कुल मिलाकर रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग यूक्रेन जंग में अमेरिका और नेटो की रणनीतिक हार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया में रूस के सैन्य ठिकाने, नेवल बेस और क्रीमिया के आसपास एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन के निशाने पर रहे। क्रीमिया पर यूक्रेन ने जून में 14 से ज्यादा बार हमले किए और जून के आखिरी हफ्ते से अभी तक यूक्रेन हमले करने में लगातार नाकाम रहा है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन ने मिशन क्रीमिया लिबरेशन बंद कर दिया है या फिर मामला कुछ और है। रिपोर्ट यह है कि पुतिन ने क्रीमिया पर हमला रोकने के लिए रणनीति में मामूली सा बदलाव किया है और उसका असर ऐसा हुआ है कि यूक्रेन की शक्ति खत्म होने लगी है। क्या है पुतिन की क्रीमिया कवच रणनीति, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए।
2014 में यूक्रेन ने क्रीमिया गंवाया और 2022 से क्रीमिया पर बड़े हमलों का मिशन शुरू किया। क्रीमिया के ब्लैक सी फ्लीट के 33% से ज्यादा जहाज यूक्रेन ने नष्ट कर दिए। क्रीमिया के कई सैन्य बेस पर यूक्रेन ने मिसाइल हमले किए और रूस को एयर डिफेंस सिस्टम सहित अहम सैन्य उपकरण गंवाने पड़े। क्रीमिया पर पिछला हमला यूक्रेन ने 23 जून को किया था। 23 जून को यूक्रेन ने अटैक एमएस मिसाइल में क्लस्टर बम लोड करके क्रीमिया पर हमले किए थे। लेकिन इन हमलों के बाद से यूक्रेन की सेना क्रीमिया में किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाई है। इसके पीछे पुतिन की एक छोटी सी लेकिन अहम रणनीति है। इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है कामिकाजे और सैन्य सर्वेक्षण करने वाले ड्रोन। ये ड्रोन युद्ध भूमि में कैसे काम आ रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले यूक्रेन की हमला करने की योजना समझनी होगी। क्रीमिया पर हमला करने के लिए यूक्रेन अटैक एमएस मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही हाइमर्स रॉकेट भी क्रीमिया पर बरसाए जाते हैं। इसकी रेंज 80 किलोमीटर तक है। इसके अलावा क्रीमिया पर हमलों के लिए स्कैल्प मिसाइल प्रयोग में लाई जाती है। इनकी रेंज भी 300 किलोमीटर तक है। इन हथियारों से हमला तभी संभव है जब इनको फ्रंट लाइन पर लगाया जाए। फ्रंट लाइन से ही क्रीमिया इन हथियारों की रेंज में आता है। फ्रंट लाइन पर इन हथियारों को लाने का मतलब है कि इनको सीधे वॉर जोन में तैनात करना है और पुतिन ने वॉर जोन में सैन्य सर्वेक्षण और हमला करने वाले ड्रोन की नई टीम तैनात कर दी है। सैन्य सर्वेक्षण और ड्रोन हमलों का बहुत बड़ा फायदा रूस को हुआ है। फ्रंट लाइन पर सर्वेलेंस ड्रोन लगातार उड़ान भर रहे हैं। सर्वेलेंस ड्रोन हाइमर्स अटैक एमएस लॉन्चर की लोकेशन की जानकारी मिसाइल ड्रोन फोर्सेस को दे रहे हैं। लोकेशन की जानकारी मिलते ही रूसी सेना हाइमर्स अटैक एमएस लॉन्चर्स को तबाह कर रही है। 13 जुलाई को ही रूस ने 3 हाइमर्स लॉन्चर तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के पास पहले से हथियारों की कमी है और वो क्रीमिया जीतने के चक्कर में और ज्यादा हथियार गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि आगे बढ़ती रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन को हथियारों की जरूरत है। अगर ये हथियार खत्म हुए तो रूस को फ्रंट लाइन पर बड़ी बढ़त मिलनी तय है। पुतिन की इस रणनीति से यूक्रेन के क्रीमिया मिशन को गहरा झटका लग सकता है। रूस के लगातार हमलों के कारण हाइमर्स और अटैक एमएस लॉन्चर को पीछे हटाना पड़ा है। यूक्रेन ने वॉर जोन से 50 किलोमीटर पीछे इन्हें तैनात किया है। अब क्रीमिया हाइमर्स और अटैक एमएस की रेंज से बाहर हो चुका है। इसीलिए यूक्रेन 23 जून के बाद क्रीमिया पर मिसाइल हमले नहीं कर पाया है। पुतिन सेना की इस रणनीति में ड्रोन फोर्सेस और मिसाइल फोर्सेस को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। लेकिन इस रणनीति की बदौलत क्रीमिया पर मिसाइल हमले रुक गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वॉर जोन की बड़ी खबर का हम सीधे रुक करें। फ्रंट लाइन पर रूस सेना के हमले और तेज हो गए हैं। यूक्रेनी खंदकों पर एफपीवी ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया। ड्रोन से यूक्रेनी खंदकों पर बमबारी की गई।
रूस और नेटो में महाजंग होकर ही रहेगी। इस एटमी जंग को कोई नहीं रोक सकता। इस महायुद्ध की पटकथा काफी पहले से तैयार हो रही थी, लेकिन बीते 24 घंटे में इस पर फाइनल मुहर तब लग गई जब नेटो ने पहली बार इस बात की घोषणा कर दी है कि वो रूस से एटमी जंग की तैयारी कर रहा है। इस ऐलान के साथ ही रूसी नौसेना ने 7 समुद्र में एटमी तैनाती करके यूरोप को घेर लिया है। माना यह जा रहा है कि रूस यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर हमला करने वाला है। सवाल यही है कि अगर रूस और नेटो में एटमी जंग शुरू हुई तो इसका अंजाम क्या होगा? रूस तैयार है, नेटो ने कमर कस ली है। दोनों गुटों की तरफ से करीब करीब हर फ्रंट पर तैनाती हो गई है। अब तीसरे विश्व युद्ध का विस्फोट होने जा रहा है। रूस और नेटो की एटमी टक्कर होने जा रही है। इस महाविनाश का एपिसेंटर बनने जा रहा है यूरोप। पिछले 24 घंटे में रूस और नेटो की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, दोनों में जिस तरह से आमना सामना हुआ है, वो यही ऐलान कर रहा है कि अब दुनिया को एटमी तबाही से कोई नहीं बचा सकता। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर नेटो की तरफ से पहली बार बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। नेटो ने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि वो रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस ड्यूडा ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस और नेटो में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है, इसीलिए नेटो रूस से युद्ध की तैयारी में जुटा है। डूडा के इसी बयान के बाद पुतिन और उनकी सेना का ऑपरेशन यूरोप शुरू हो गया है। रूस, चीन और बेलारूस का जो गठबंधन है, उसने नेटो पर हमले का अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी नौसेना की नॉर्दर्न फ्लीट ने बैरेंट्स सी में एक्सरसाइज कर नेटो के खिलाफ गर्जना की, तो बेलारूस और चीन ने पोलैंड के बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन कर नेटो को सीधी चेतावनी जारी की। वहीं बाल्टिक सी के ऊपर आसमान में रूस के Su-30 और स्पेन के F-18 में आपका सामना हुआ। ताकत दिखाने के लिए ही पुतिन के करीबी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नेटो के खिलाफ अब तक की सबसे विध्वंसक हुंकार भर दी है। लुकाशेंको ने कहा है कि बेलारूस युद्ध के खिलाफ है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पुतिन ने न सिर्फ अपने सहयोगियों को एक्टिव कर दिया है, बल्कि पूरे यूरोप की घेराबंदी कर दी है। रूस ने दरअसल यूरोप को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस की ये वो घेराबंदी है जिससे भेद पाना नेटो के बस की बात नहीं। असल में ये यूरोप की एटमी घेराबंदी है। कैस्पियन सी, काला सागर, भूमध्य सागर, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, बैरेंट्स सी और व्हाइट सी, ये वो 7 समंदर है जहां पर रूसी नौसेना ने अभी तक की सबसे बड़ी तैनाती कर दी। रूस ने कदम यूरोप को चारों तरफ से घेरने के लिए उठाया है। ये एक तरह से नेटो को वो सख्त संदेश है। 7 समंदर में रूसी नौसेना ने डिप्लॉयमेंट करके नेटो को चेतावनी दी है कि उसकी एक गलती यूरोप विनाश की वजह बन जाएगी। रूसी नौसेना ने इन 7 फ्रंट्स पर युद्धपोत और पनडुब्बियों को तैनात कर दिया। रूसी वॉरशिप खतरनाक मिसाइलों के साथ साथ एटमी मिसाइल से भी लैस है।
रक्षा एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पुतिन का ऑपरेशन यूरोप लॉन्च होने जा रहा है। रूस यूरोप में एटमी विस्फोट करने की तैयारी कर चुका है। रूस बस एक मौके की तलाश में है। मौका मिलते ही यूरोप में कई देशों पर एक साथ वज्रपात करने की तैयारी है। इस बात का संकेत रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ और पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव की धमकी से मिला है। मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन को अगर नेटो मेंबरशिप मिली तो यह रूस के खिलाफ जंग ऐलान होगा। मेदवेदेव के इस बयान का मतलब यह हुआ कि अगर नेटो यूक्रेन को सदस्यता देता है तो रूस इसे अपने खिलाफ युद्ध मानेगा और नेटो देशों पर हमला करने को स्वतंत्र होगा। रूस और नेटो में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जबरदस्त जुबानी जंग हुई। रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका को घेर लिया। अमेरिका पर दूसरे देशों को युद्ध की आग में झोंकने का आरोप लगाया। अमेरिका ने भी रूस और चीन को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। जिस वक्त रूस, चीन और अमेरिका के बीच यूएन में यह जंग हो रही थी, उसी वक्त ब्रिटेन का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट खार्किव के पास पहुंच गया। इस बात से आग बबूला, रूस ने ब्रिटेन को इस्कंदर मिसाइलों से तबाह करने की धमकी दे डाली। फिलहाल रूस और नेटो में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ये वो तनाव है जो तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। ये वो टकराव है जो एटमी महायुद्ध का ट्रिगर दबा सकता है। ये वो दुश्मनी है जो यूरोप के कई देशों के लिए काल बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। रूसी वॉस्तोव ग्रुप के आर्टिलरी हमले और तेज हो गए। यूक्रेनी चौकियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। यूक्रेन के 44 सैनिकों की मौत का दावा। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हमले के तार ईरान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका को खुफिया इनपुट मिला है कि इस हमले की पूरी साजिश ईरान में रची गई थी। ट्रंप की हत्या कर ईरान सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन इस पूरी थ्योरी में एक ट्विस्ट है। दरअसल दावा यह है कि अटैक का इनपुट अमेरिकी खुफिया विभाग के पास पहले से था। ऐसे में सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कैसे हो गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? इस रिपोर्ट में तारीख 4 जून 2020, जगह अमेरिका। जनरल सुलेमानी की मौत को 24 घंटे भी नहीं बीते थे, ईरान आंसुओं के सैलाब में डूबा था। 11,000 किलोमीटर दूर बैठे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत की जिम्मेदारी ली। ठीक 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ। हमले में ट्रंप तो बच गए, लेकिन इसकी साजिश के तार अब ईरान से जुड़ने लगे कि ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान का हाथ था और हमले की प्लानिंग लंबे वक्त से चल रही थी। सही मौका मिलते ही हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन निशाना चूक गया।
हमले में ईरान का हाथ होने के खुफिया इनपुट अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियों को मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि एजेंसियों के पास हमले का इनपुट पहले से ही था। डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक के इनपुट होने की वजह से पेंसिल्वेनिया में हुई रैली में ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके लिए ज्यादा जवानों की तैनाती की गई, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप पर गोली चली, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इसे लेकर व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रिन वॉटसन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है, ईरान की तरफ से ट्रंप हमले के इनपुट कई बार मिले हैं। ईरान पूर्व राष्ट्रपति से सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता है। शनिवार को ट्रंप पर हुए हमले की जांच जारी है। फिलहाल हम इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस अब तक शूटर और ईरान के बीच डायरेक्ट कनेक्शन होने के सबूत नहीं होने की बात कर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका सीक्रेट सर्विस की नाकामी छिपाने के लिए सबूत दुनिया से छिपा रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप को जिस शूटर ने शूट किया उसके पास एक ट्रांसमीटर था। ये उसी ट्रांसमीटर की तस्वीर है। जिस इमारत की छत से शूटर ने गोली चलाई, इस ट्रांसमीटर को उसी छत से बरामद किया गया था। FBI ने ट्रांसमीटर बरामद तो किया, लेकिन आरोप है कि खबर दुनिया से छिपा ली गई, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या हमले के वक्त शूटर किसी के संपर्क में था? सवाल नंबर 2, क्या FBI किसी को बचा रही है? सवाल नंबर 3, क्या FBI सीक्रेट सर्विस की नाकामी छिपा रही है? सवाल शूटर की काबिलियत को लेकर भी उठ रहे हैं। अब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटर महज एक 20 साल का लड़का था, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी उसका निशाना बेहद सटीक था। इस एनिमेटेड वीडियो से समझिए, शूटर ने ट्रंप के सिर का बिल्कुल सटीक निशाना लगाया था। गोली उनके सिर को भेदते हुए आर पार निकल जाती, लेकिन आखिरी मिली सेकेंड्स में ट्रंप ने सिर को थोड़ा घुमा दिया, जिससे शूटर की गोली उनके कान को छूकर निकल गई। माना जा रहा है कि ये हमले एक फुल प्रूफ प्लान का हिस्सा थे, जिसे लंबे वक्त से ईरान में रचा जा रहा था, लेकिन इसकी भनक तक अमेरिका को नहीं लगी। ट्रंप की हत्या से ईरान को 2 फायदे होते। नंबर 1, जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला, और नंबर 2, अमेरिका में गृह युद्ध के हालात। दरअसल ट्रंप की मौत से रिपब्लिकन समर्थक भड़क जाते और अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती। ट्रंप भले ही बच गए हों, लेकिन अमेरिका में अभी भी अशांति का ट्रेलर दिख रहा है। हाल ही में FBI की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में देश में राजनीतिक संघर्ष की आशंका जताई गई है। दावा है कि ट्रंप समर्थक बदला लेने के लिए हिंसा का सहारा ले सकते हैं। कई ऑनलाइन ग्रुप्स ने भी हमले के बदले हिंसा की धमकी दी है। अमेरिका में हुए सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि देश में गृह युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं। इस सर्वे में शामिल 80% लोगों ने माना है कि अमेरिका हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, यानी 5 में से 4 अमेरिकी हिंसा की बात को स्वीकार करते हैं। सोचिए, ये हालात तब है जब ट्रंप हमले में बच गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अमेरिका की सड़कों पर कितना बवाल होता और ईरान का बदला पूरा हो जाता। हालांकि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश से इनकार किया है। ईरानी विदेश मंत्री अली बाघेरी ने कहा है, यह आरोप पूरी तरह से गलत है। ईरान के लिए ट्रंप एक अपराधी है। वो जनरल सुलेमानी की हत्या के दोषी हैं। अदालत में उन पर मुकदमा चलाकर दंडित करना चाहिए। ईरान ट्रंप को कानूनी रास्ते से दंड देगा। ईरानी हमले की साजिशों से अलग कुछ थ्योरी ऐसी भी हैं जिनमें ट्रंप पर हमले के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ी गहरी साजिश की बात कही गई है। कैसे, उसे इस एनिमेशन से समझिए। जिस दिन ट्रंप पर हमला हुआ, तब वो पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उनके पीछे दाईं दिशा में सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स मौजूद थे, जिनका जिम्मा दूर से खतरों को भांपकर ट्रंप की सुरक्षा का था। वहीं बाईं तरफ मौजूद इमारत के ऊपर शूटर छिपा था। शूटर और स्नाइपर बिल्कुल आमने सामने थे। ऐसे में स्नाइपर्स के शूटर को नहीं देख पाना बेहद अटपटा लगता है। ट्रंप की हत्या के आरोपों के सेंटर में भले ही ईरान है, लेकिन शक की सुई कई और लोगों पर भी उठती है। वो नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने।